किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश की कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करना चाहती है। इसके बदले में आपको हमसे क्या चाहिए? इस ट्रेड की मोनोपोली हमारी हो। लाखों विदेशी यहाँ आए और आस्तीन का सांप बनकर हमें ही डस दिया। सर्वप्रथम पुर्तगाली, उसके बाद डच और अब तुम लोग। We need exclusive rights. तुमने क्या सोचा कि हम नशे में और तुम हमारा फायदा उठा लोगे? जहांगीर पर इस तख्त का नशा चढ़ा हो, उस पर ये अंग्रेजी नशा क्या खाक चढ़ेगा? देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल? साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। चर्चा में जुड़ेंगे खास मेहमान भी। आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी। तमिलनाडु के लिए 9 उम्मीदवारों की घोषणा। तेलंगाना की पूर्व गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन को चेन्नई दक्षिण और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को कोयंबटूर से टिकट। कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज किए जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देश के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने कहा देश में नहीं कोई लोकतंत्र। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा हार की हताशा में ढूंढा गया है बहाना। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को नहीं करें शर्मसार। जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस में विरोध के सुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर जताई नाराजगी। बताया इंदिरा और राजीव गांधी की विरासत का अनादर। कहा बेरोजगारी और असमानताओं का समाधान नहीं हो सकती जाति जनगणना। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया नामांकन। चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेता। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होगा मतदान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह समेत कई नेता भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी किए नियुक्त। एआईएडीएमके ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मामले में दखल नहीं देने की कही बात। और आइए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के साथ ही उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने आज तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये सीटें तमिलनाडु की हैं, जहां पहले चरण में ही चुनाव होना है। चेन्नई साउथ से पार्टी ने तेलंगाना की पूर्व गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन को उम्मीदवार बनाया है, तो पार्टी ने कोयंबटूर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को
चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा डॉक्टर एल मुरुगन को नीलगिरी से और पी राधाकृष्णन को कन्याकुमारी से टिकट दिया गया है। और आइए इस खबर पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ कहती है ये लिस्ट? देखिए, दो प्रमुख संकेत हैं भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु की 9 उम्मीदवारों की सूची से। पहली कि बीजेपी जिस तरह से दक्षिण भारत में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और वो उम्मीदवारों की सूची में भी वो दिखता है। बीजेपी के जो चर्चित चेहरे हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको लोकसभा चुनाव मैदान में उतारकर एक संकेत दिया गया है कि तमिलनाडु में बीजेपी न केवल अपना खाता खोलना चाहती है बल्कि लोकसभा चुनाव में एक दमदार प्रदर्शन करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। आप देखिए के अन्नामलाई प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी में एक नई ऊर्जा आई है तमिलनाडु में। कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने पदयात्रा निकाली और काफी लोकप्रिय नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। कोयम्बटूर से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। एल मुरुगन जो केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं, राज्यसभा से फिर से चुनकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा की उम्मीदवारी में चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि जो मजबूत और कद्दावर नेता हैं, लोकप्रिय चेहरे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। पूर्व गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था तेलंगाना के गवर्नर पद से, उनको चेन्नई साउथ सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। और पी राधाकृष्णन, उन्हें जिस तरह से कन्याकुमारी सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो आप देखें, बीजेपी ने अपने चर्चित चेहरों को, मजबूत उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारकर ये संकेत दे दिया है कि तमिलनाडु में सिर्फ बीजेपी इस बार खाता खोलने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, बीजेपी एक दमदार प्रदर्शन के लिए चुनाव लड़ रही है। शैलेंद्र, अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो पिछले दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने काफी वहां पर जोर दिया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया था। और अब ये लिस्ट सामने आ गई है, इसमें काफी कद्दावर नाम भी हैं। तो इस बार बीजेपी के लिए क्या कुछ तमिलनाडु के अंदर आपको लग रहा है? क्योंकि अगर हम पहले से कंपेयर करें तो इस बार बीजेपी ने अच्छी खासी वहां पर ताकत अपनी झोंकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की और उन्होंने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार सभाएं देखने को मिली है, अगर आप तमिलनाडु में कहें। और इस तरह से आप तमिलनाडु में बीजेपी ने न केवल वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मेहनत की है, बल्कि आप देखें कि जमीनी स्तर पर जो संगठन है उसे मजबूत करने के लिए बहुत काम किया गया है। और अब जो एक तरह से जो पहली सूची आई है तमिलनाडु के लिहाज से, उनमें जिस तरह से अपने कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा गया है, तो ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शैलेंद्र, इसके अलावा तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो वहां पर छोटे छोटे दलों से, चाहे हम पीएमके की बात करें या दूसरे दलों की बात करें, बीजेपी ने वहां पर इस बार अलायंस भी किया है। और बीजेपी और अलायंस का जो मुकाबला है वो डीएमके और कांग्रेस के अलायंस से है। तो बीजेपी का ये अलायंस करना और आज ये सूची जारी करना, बीजेपी को कितना मजबूती से वहां पर बीजेपी अपने को खड़ा कर रही है आने वाले चुनाव को देखते हुए? देखिए, तमिलनाडु में छोटे दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तरफ डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है, दूसरी तरफ जनता के लिए कौन विकल्प हो सकता है, इसकी एक तरह से कद्दावर एक अपनी तरफ से बीजेपी कोशिश कर रही है कि जनता को विकल्प के तौर पर सामने रखे। और यही वजह है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे को तमिलनाडु में भी खूब उठाया जा रहा है कि देखिए, डीएमके परिवारवाद की राजनीति करती है, भ्रष्टाचार किस तरह से डीएमके की सरकार में बोलबाला है। और पीएमके जैसे दलों से गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो छोटे दल हैं उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तमिलनाडु की राजनीति में। तो किस तरह से तमिलनाडु में आधार मजबूत हो और सहयोगी दलों के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, उसके लिए बीजेपी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे। आज ही एआईएडीएमके ने भी तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। इसकी दूसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के पलानास्वामी ने लिस्ट को जारी किया। इससे पहले बुधवार को भी एआईएडीएमके ने 16 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा, वहीं वोटों की गिनती 2 जून को होगी। यहां की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त हो रहा है।
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश, जिसमें हम दिन भर की जो चुनावी हलचल है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति गरमाई हुई है और पार्टियां मुद्दे तलाशने में जुटी हैं। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ता नजर आया। शुरुआत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हुई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए, जिसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट सामने आया और उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और संबित पात्रा ने भी कांग्रेस के हर एक सवाल के जवाब दिए। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि कांग्रेस को जनता पूरी तरह से खारिज करने जा रही है और ऐतिहासिक हार के डर से उनके शीर्ष नेतृत्व ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय लोकतंत्र और संस्थानों के खिलाफ बयानबाजी की। वो आसानी से अपनी अप्रासंगिकता का दोष वित्तीय परेशानियों पर मढ़ रहे हैं। दरअसल उनका दिवालियापन आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। आयकर अधिकारियों द्वारा कांग्रेस का खाता सीज करने के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने कहा कि अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय कांग्रेस अपनी परेशानियों के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है। चाहे आईटीएटी हो या दिल्ली एससी, उन्होंने कांग्रेस से नियमों का पालन करने, बकाया करों का भुगतान करने के लिए कहा है, लेकिन पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर हर क्षेत्र, हर राज्य और इतिहास के हर पल में लूट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी पार्टी के लिए वित्तीय लाचारी की बात करना हास्यास्पद है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि जीप से लेकर हेलीकॉप्टर और बोफोर्स तक सभी घोटालों से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में कर सकती है। राहुल गांधी द्वारा भारत में लोकतंत्र को झूठ बताए जाने संबंधी बयान पर जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के अंशकालिक नेता कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र होना झूठ है। क्या मैं उन्हें विनम्रतापूर्वक याद दिला सकता हूं कि 1975 और 1977 के बीच केवल कुछ महीनों के लिए भारत एक लोकतंत्र नहीं था और उस समय भारत की प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो कांग्रेस नेतृत्व अपनी अप्रासंगिकता का दोष वित्तीय परेशानियों पर मढ़ रहा है।
ये कहना है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। उन्होंने कहा कि उनका दिवालियापन आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक है। अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय कांग्रेस अपनी परेशानियों के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है। ये कहा जेपी नड्डा ने। चाहे आईटीएटी हो या दिल्ली एससी, उन्होंने कांग्रेस से नियमों का पालन करने, बकाया करों का भुगतान करने के लिए कहा। तो ये जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंची है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अदालत से किसी तरह की राहत अभी तक नहीं मिली है। ईडी के कई सारे समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं, लेकिन ईडी के समक्ष अभी तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं और वो इसके बदले अदालत गए थे। अदालत से उन्होंने राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत की ओर से कोई राहत की गुंजाइश उनके लिए नहीं छोड़ी गई है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ भी अदालत से राहत मांगी थी, लेकिन वो राहत भी अदालत से नहीं दी गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल ईडी की टीम चंद्रशेखर वहां पर पहुंची है और प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से लगातार ईडी सम्मन दे रही थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन केजरीवाल 9 सम्मन देने के बावजूद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ काफी महत्वपूर्ण है। और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट की बात करें, ईडी के खिलाफ जो कार्रवाई ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलाई थी, उसके खिलाफ जो मुख्यमंत्री हैं वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए थे। वहां से भी उन्होंने निराशा हाथ लगी और ये कहा गया कि जो ईडी है वो अपनी जांच करती रहेगी। दूसरा, आप देखें कि हाई कोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने याचिका दाखिल की और ये कहा कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, वो पूछताछ में शामिल हो सकते हैं या फिर जो पूछताछ अगर ईडी की टीम उनके निवास पर कर सकती है, लेकिन उनको गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन अदालत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और अदालत का ये कहना था कि अगर ईडी सम्मन दे रही है तो आपको सम्मनों का सामना करना होगा, अदालत के सवालों का जवाब देना होगा, ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। और यही कारण है कि आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायालय का जो रुख है वो किया था, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी। अब ईडी की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची है और शराब घोटाले में उनसे पूछताछ करेगी। और अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब ठीक से नहीं देंगे, गोलमोल तरीके से ईडी को घुमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 9 सम्मन में अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब देने ईडी के मुख्यालय पेश नहीं हुए, जबकि ईडी बार बार उनको सवालों के जवाब देने के लिए बुला रही थी, क्योंकि उनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से साउथ की लॉबी थी, 100 करोड़ की जो रकम है वो साउथ की लॉबी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पहुंचाई थी। इस बात के जो स्पष्ट जो प्रमाण है वो भी ईडी के पास मौजूद है, जो अदालत में ईडी ने सामने भी रखे थे कि किस तरीके से गोवा में और पंजाब में उन पैसे का प्रयोग किया गया। आपने देखा होगा कि के कविता को गिरफ्तार किया, इससे पहले भी कई सारे जो लोग हैं, चाहे समीर महेंद्रू की बात करें हम, उनको भी गिरफ्तार किया। रुचि बाबू जो के कविता के कह सकते हैं कि जो फाइनेंस के मामले देखते थे और खासतौर पर साउथ में भी को एक तरीके से आगे लेके जाते थे कि कविता पीछे से इसके लिए फील्डिंग करती थी, उनसे भी पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल की जो बातचीत है वो समीर महेंद्रू से हुई थी, जो शराब कारोबारी इंडो स्पिरिट के। विजय नायब ने ये मुलाकात और बातचीत करवाई थी। तो इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जानी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सम्मनों की अवहेलना करते रहे। अब ईडी की टीम खुद मुख्यमंत्री के आवास में पहुंची है और अब उनसे पूछताछ करेगी और अगर अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ का ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया, सहयोग नहीं किया, तो कड़ी कार्रवाई भी ईडी की टीम चंद्रशेखर कर सकती है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय की जो टीम है वो शराब घोटाले के मामले में पूछताछ करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर इस वक्त पहुंची हुई है। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ईडी की ओर से कई सारे समन अरविंद केजरीवाल को दिए गए कि वो ईडी के समक्ष पेश हों, उनसे ताकि पूछताछ की जा सके, लेकिन कई सारे समन देने के बावजूद भी वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए
उसके बदले वो अदालत में भी गए, वहां पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन अदालत की ओर से भी उनको किसी तरह की राहत नहीं मिली। और आज दिल्ली हाईकोर्ट में वो गए थे, उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उनको राहत दी जाए, वहां से भी किसी तरह की राहत उनको नहीं मिली। और इस वक्त अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है और हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान के मदन मोहन जेड़ा। जेड़ा जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और चूंकि हम जनादेश पर बातचीत करने वाले थे, लेकिन इस वक्त एक ये बड़ी खबर आ गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है इस वक्त। मुझे लगता है कि आज जो हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है, उसके बाद केजरीवाल जी को कोई राहत नहीं मिली, तो मुझे लगता है कि ईडी की टीम को जाना था, तो वो पूछताछ के लिए गए हैं। और मुझे लगता है कि अभी अब देखना होगा कि आगे का कदम क्या होता है, आगे पूछताछ हो पाती है या नहीं हो पाती है, या बात करते हैं। लेकिन इस मामले में हमें एक बात पहले भी ध्यान रखनी होगी, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दक्षिण भारत के केस में ये कहा था कि अगर ईडी का सम्मन आता है तो जिस व्यक्ति को भी ईडी का सम्मन जाता है तो उससे पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। तो एक तरफ देखा जाए तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला है और इसमें उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है ठीक है, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको कहने का नहीं, ऐसा होता तो उनको अदालत से तो कोई राहत मिलती। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर है कि जहां पर एक लीगल केस आता है, जहां पर एक जांच एजेंसी आती है, तो वो लीगल केस पर आपको पॉलिटिकल तरीके से नहीं निपटना होगा, आपको लीगल तरीके से ही निपटना होगा। और जैसा कि आपको, अगर आप कहते हैं कि निर्दोष हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपको इस तरह के सबूत पेश करने होंगे कि आप उसमें निर्दोष हैं। तो ये लीगल इशू को आपको लीगल रेमेडीज से ही हल करना होगा, इसको पॉलिटिकली हल नहीं किया जा सकेगा। आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका इसको आप मानते हैं? क्योंकि एक तरफ लगातार समन पे समन ईडी भेजती गई दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को, लेकिन वो ईडी के समक्ष नहीं गए। दूसरी तरफ उनको अदालत से भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है। अभी ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई है और पूरे मामले को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से इस पूरे मामले को ट्रीट किया है, वो मामला ही अपने आप में, जिस तरह से ईडी के समक्ष पेश नहीं होना, उसके बाद अदालत से भी कोई राहत नहीं मिलना, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए क्या कुछ अपने आप में एक संकेत यहां से निकलता है? संकेत तो यही है कि ईडी का जो सम्मन है या ईडी की जो पूछताछ है उसका सामना करना होगा। संकेत तो कुल मिला के यही है। तो मुझे लगता है कि इन संकेतों को आम आदमी पार्टी भी समझ रही है। झटका जरूर है, आज की हियरिंग में आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। तो मुझे लगता है कि संकेत स्पष्ट हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है उसका सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हमारे साथ बने हुए हैं आप अभी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नीरज, हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं इस पूरे मामले को, काफी सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए, कहां से ये मामला शुरू हुआ, क्योंकि आप लगातार इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं और अब ये मामला यहां तक पहुंच चुका है। पूरे मामले को हमारे दर्शकों को समझाइए आप। देखिए, सबसे पहले चंद्रशेखर मैं बताऊं कि दिल्ली में एक शराब नीति लाई जाती है और इससे पहले जो आम आदमी पार्टी शराब नीति लेकर आई थी, उससे पहले जो दिल्ली के अंदर शराब नीति थी उसमें जो सरकारी हिस्सेदारी थी वो 60% थी और जो प्राइवेट प्लेयर थे जो उनकी दुकानें थी वो 40% के आसपास थी। ये शराब नीति लागू होती है और जिसमें सरकारी हिस्सेदारी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। सरकारी हिस्सेदारी खत्म करने के बाद जो प्राइवेट प्लेयर है उनको ये एक तरीके से लाइसेंस दे दिया जाता है कि आप दिल्ली में जहां पर चाहें दुकान खोल सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब प्राइवेट प्लेयरों ने जगह जगह पर दुकानें खोली थी तो उसका लोगों ने विरोध भी किया था, क्योंकि कई सारी दुकानें जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी खोली गई थी। दूसरा, इसमें यह भी आरोप लगा था जब उपराज्यपाल महोदय ने जिसकी जांच भी करवाई थी, तो उसमें यह आरोप लगा था कि प्राइवेट प्लेयरों को काफी बड़ी संख्या में राहत दी गई थी, जिससे दिल्ली का जो राजस्व है उसका नुकसान हुआ था। उसके बाद ये पूरे मामले की जांच हुई और जांच होने के बाद ये पता लगा कि जो साउथ की लॉबी है दिल्ली के अंदर अपनी जो भूमिका निभाने के लिए उसने 100 करोड़ रुपए की रकम दी थी। विजय नायर जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड था, वो इसमें एक तरीके से मुख्य भूमिका निभा रहा था, मीडिएटर की। सबसे पहले विजय नायर ही समीर महेंद्रू के पास पहुंचा था। समीर महेंद्रू, आपको बता दूं, इंडो स्पिरिट के मालिक है और जो लाइसेंस मिले थे इनको भी लाइसेंस मिला था। समीर महेंद्रू ने एक रकम विजय नायर का एनजीओ है उसको भी सौंपी थी और विजय नायर ने समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात भी करवाई थी। इसके अलावा साउथ लॉबी, जो खासतौर से साउथ के जो लोग ईडी ने गिरफ्तार किए थे, जो के कविता जिसको लीड कर रही थी, और के कविता के जो तमाम जो सहयोगी थे
उन्होंने मुलाकात करी थी संजय सिंह से और उसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से, क्योंकि वो आबकारी मंत्री थे। और अरविंद केजरीवाल की भी जो बातचीत है वो सभी महेंद्रू से हुई थी और ये कहा गया था सभी महेंद्रू को कि आप विजय नायर की बात सुनिए, विजय नायर हमारा अपना आदमी है। उसके बाद 100 करोड़ की जो रकम है साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई और आम आदमी पार्टी ने उस रकम का प्रयोग है वो गोवा और पंजाब के इलेक्शन में किया। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इसमें संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया है, इसके अलावा एक हफ्ता इसमें गिरफ्तार है दिल्ली के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और उस समय के वर्तमान के जो शराब मंत्री थे, आबकारी मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनको भी गिरफ्तार किया है ईडी ने। और इसके अलावा कई सारे साउथ लॉबी के कई सारे लोगों को भी गिरफ्तार किया है, समीर महेंद्रू को भी गिरफ्तार किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस राजनीति की बात करते हैं ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़कर सामने आई थी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन इनका नारा था और यही अरविंद केजरीवाल है जो बार बार ये कहते हैं कि ईडी के संबंध गैर कानूनी है। कभी ये कहते हैं कि ईडी के संबंध गैर कानूनी है, कभी ईडी कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, चुनावी व्यस्तता है, कभी वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से मेडिसिन सेंटर में चले जाते हैं कि उनको शुगर ज्यादा हो गई है तो वो आराम करना चाहते हैं। तमाम तरह के बहाने ये लगा रहे हैं लेकिन ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं। कोई 1-2 संबंध नहीं दिया गया, इनको 9 संबंध दिए गए। अगर ये बेकसूर है, उन्होंने करप्शन नहीं किया है तो ईडी के सवालों के जवाब देने में इन्हें गुरेज क्या है। आपने देखा होगा कि उप मुख्यमंत्री ने 12 मोबाइल तोड़े थे उसी रकम में जो तमाम तरह की जिसमें जानकारियां थी। आखिर कौन व्यक्ति ऐसा है जो 12 मोबाइल कुछ ही महीने के अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं जिनका जवाब मुख्यमंत्री से ईडी के लोग चाहते हैं और आबकारी जो पॉलिसी बनाई गई थी उसकी पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल जी के पास थी। उनके यहाँ पर ये बैठक हुई थी, उसी समय ये नीतियां तैयार की गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि उनने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। उनके जो आदमी है संजय सिंह और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है। जबकि इन दोनों को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और अदालत ने ये कहा है कि उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप है और कई सारे मामले ये बताते हैं करप्शन का एक बड़ा खेल खेला गया। इसी कारण उनको अभी तक जमानत नहीं मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से लगातार इनकार कर रहे हैं। ठीक है, नीरज बने रहिए हमारे साथ। मदन मोहन जैड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। मदन मोहन जैड़ा, जिस तरह से शराब नीति आई थी और शराब नीति को वापस ले लिया गया, वहीं से आम आदमी पार्टी एक तरह से बैकफुट पे नजर आई, क्योंकि अगर आपकी शराब नीति सही होती तो आपने उसको वापस क्यों लिया? क्या कुछ कहेंगे शराब नीति जो आई थी उसके बाद जो कुछ घटनाक्रम चला है उसको लेकर के? हाँ, ये जरूर है कि जो शराब नीति आई थी उसको फिर आनंद फानंद में जैसे ये बात आई कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इसमें घोटाला हुआ है, तो उसको वापस ले लिया गया। तो ये निश्चित रूप से उस समय चौंकाने वाला फैसला था। हालांकि उस मामले में आम आदमी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से अलग अलग तर्क दिए गए थे, तो उन तर्कों को भी देखना होगा। लेकिन फिर भी अगर वो वापस हुई तो ये माना गया और दिल्ली में जो अपोजिशन में पार्टी थी बीजेपी, उसने भी ये माना कि अगर आपकी नीति सही थी तो आपने इसे वापस क्यों लिया। तो मुझे लगता है कि जब जैसे ही वो नीति वापस ली गई थी तो आम आदमी पार्टी उसमें कटघरे में आ गई थी कि भाई ये इसमें कुछ दाल में कुछ काला है। उसके बाद से ये जांच की कार्रवाई तेज हुई, इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, दिल्ली से हुई, बाहर से भी हुई हैं। तो अब जब ये केस एक अपना चरम पर पहुंच चुका है और ये कोर्ट में भी इसमें कई हेयरिंग हो चुकी है, आज हाईकोर्ट में हेयरिंग हुई थी, तो मुझे लगता है कि अब इसमें जो आर पार का फैसला होना है या आर पार की जो भी अंतिम फैसला होना है, तो ये देखना होगा कि ईडी की आज की कार्रवाई क्या होती है। क्या वो एक मुख्यमंत्री से पूछताछ कर पाते हैं या फिर इसमें कोई और लीगल कार्रवाई शुरू होती है आगे, ये आगे देखना होगा। ठीक है, एक तो आपने अपनी शराब नीति वापस ली और उसके बाद आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं, कई अन्य लोग भी इससे जो जुड़े हुए हैं वो जेल में हैं, वो लगातार ईडी के रडार पे हैं, वो ईडी के द्वारा उनके साथ पूछताछ भी की गई। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, उनको जब ईडी की ओर से समन दिया जाता है, लगातार वो समन को कुछ न कुछ बहाने बनाते रहे और वो नहीं पहुंचे ईडी के सामने, ये जो उनका स्टेप कदम लिया गया उनके द्वारा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है शुरू से ही जैसे मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि ये संबंध गैरकानूनी है और उन्होंने इसके पीछे कुछ तर्क भी दिए थे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में अपने एक फैसले में कहा है, फैसला वो जो भी केस था साउथ इंडिया से रिलेटेड था, तमिलनाडु से रिलेटेड किसी केस में कहा है कि अगर ईडी या कोई एजेंसी किसी मामले में किसी को सम्मन भेजती है तो सम्मन का सम्मान किया जाना चाहिए और व्यक्ति को वहां पूछताछ के लिए पेश होना चाहिए। ठीक है, किसी मुख्यमंत्री की व्यस्तताएं हो सकती हैं, तो हो सकता है एक सम्मन होना जाए, 2 सम्मन हो जाए, लेकिन ओवरऑल जो कोर्ट का जो ऑर्डर था वो यही कहता है कि आपको
पेश होना ही है, देश से पेश होना ही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो आज राहत नहीं दी गई थी, मुझे लगता है वो बात भी कहीं ना कहीं इसी फैसले के आलोक में देखी गई है कि भाई हम उसमें कोई राहत नहीं दे सकते। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे सहयोगी आर्येंद्र इसी मुद्दे पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क न